नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन कौशिक आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इंग्लिश संस्कृति पर। अच्छी बात यह है कि अब आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश संस्कृति ऑफिशियल पर। अगर आपको उसके अंदर जुड़ना है तो आप उसकी स्पेलिंग याद रख सकते हैं, ENGLISH इंग्लिश संस्कृति, SANSKRITI संस्कृति ऑफिशियल, OFFICIAL इंग्लिश संस्कृति ऑफिशियल, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। आप यहाँ जुड़ सकते हैं और किसी भी प्रकार की वीडियोस जो हमारे एजुकेशन चैनल से रिलेटेड चाहिए वो हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। दोस्तों, आज की क्लास होने वाली है पार्ट ऑफ स्पीच को पहचानना सीखेंगे आप। और ये सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि पूरी व्याकरण का आधार है। अक्सर आपने सुना होगा एरर ढूंढते समय बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, एरर ढूंढने में दिक्कत आती है और बच्चा एरर ढूंढ नहीं पाता है। तो ऐसी परिस्थिति में बच्चे को सबसे बड़ी समस्या होती है कि उसे पार्ट ऑफ स्पीच नहीं पता होता कि दिए गए वाक्य में कौन सी संज्ञा है, कौन सा वर्ड आपके पास वर्ब है, कौन सा विशेषण है। तो उसके लिए ये वाला हिस्सा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसको सीखने के लिए पेन पेंसिल लेकर बैठिए, बहुत सारे कंटेंट आपको मिलता रहेगा। आज हमारी पहली क्लास है इससे रिलेटेड। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहले प्रश्न से सबसे पहली चीज क्या होती है? पार्ट ऑफ स्पीच कहते किसको है? पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं जैसे कोई भी वाक्य आता है, जैसे हमारे पास में है द डॉग रैन क्विकली टुवर्ड्स इट्स ओनर। अब एक वाक्य को लिखने के लिए दो प्रकार की आवश्यकता होती है। पहला क्या है? वाक्य बनता है शब्दों से, वर्ड्स से वाक्य बनता है। हर एक वर्ड अपना एक स्पेशल रूप लेकर आता है। उस रूप के अगर अलग अलग नाम रख दिए जाते हैं, पहचान की जाती है, तो उसे हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। और उसे लिखने के लिए, इन पार्ट ऑफ स्पीच को लिखने के लिए माला पिरोई जाती है। जैसे कि एक स्पीच के अंदर संज्ञा जोड़ दिया, सर्वनाम जोड़ दिया, विशेषण जोड़ दिया, तो उसे लिखने के लिए हमारे को सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मैनर प्लेस टाइम यानी एडवर्ब की आवश्यकता पड़ती है। तो ये दो तरीके से जोड़कर हम सेंटेंस लिखते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर 8 पार्ट्स होते हैं, जैसे नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ये 8 पार्ट्स होते हैं। इन 8 पार्ट्स का अलग अलग प्रकार से यूज़ हम इधर सब्जेक्ट के अंदर, वर्ब के अंदर, ऑब्जेक्ट में और कॉम्प्लीमेंट में, मैनर प्लेस टाइम में करते हैं। तो आज की क्लास में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हम आपको बताएंगे कि किसी भी तरीके से अगर आपको सेंटेंस लिखना है तो सेंटेंस लिखने के लिए क्या क्या अनिवार्य चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले सेंटेंस कहता है कि अंडरलाइंड पार्ट के अंदर जो स्पीच है इसको पहचानिए कि ये कौन सी स्पीच है। जैसे सवाल आपके सामने पेपर में कैसा आता है, आपके सामने पेपर में सवाल आएगा, क्विकली को अंडरलाइन कर दिया, एक पूरा वाक्य लिखा कि डॉग यानी कुत्ता दौड़ा बहुत तेज अपने मालिक की तरफ। टुवर्ड्स का अर्थ होता है बच्चा जी तरफ, तरफ का अर्थ तो हम सभी जानते हैं डायरेक्शन। कुत्ता दौड़ा अपने मालिक की तरफ बहुत तेज, ठीक है जी। अब व्यक्ति कहता है कि क्विकली क्या है? क्विकली को पहचानिए, क्या वो संज्ञा है, क्या वो विशेषण है, क्या वो प्रीपोजिशन है या वर्ब है। अब इसे पहचानने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका ये कि भाई पहले क्विकली को पहचानने के लिए आपको ऑप्शन देखने पड़ते हैं। सबसे पहले संज्ञा की बात करते हैं। तो संज्ञा होता है किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम, जैसे राम, श्याम, गीता, सीता, मोहन, ठीक है। ऐसे ही एनिमल का नाम हो गया, काव हो गया, डॉग हो गया, ये नाम है। ऐसे ही दिल्ली, बॉम्बे, गोवा हो गया, ये गोवा हो गया, ये क्या है? ये नाम है। अब ये नाम है तो नाम को कहते हैं संज्ञा। अब संज्ञा कौन कौन सी इस वाक्य में? सबसे पहली संज्ञा यहाँ पर दे दी डॉग, संज्ञा दे दी डॉग, और डॉग के बाद में भागा अपने मालिक की तरफ। तो देखने में संज्ञा, पोजीशन, एडवर्ब, वो हम बाद में बताएंगे, अभी पहले इतना सीखो। अब विशेषण क्या होता है? विशेषता बताना। वे सभी शब्द जो संज्ञा के बारे में कुछ भी बताते हैं, जैसे मैंने कहा ब्लैक डॉग, ब्लैक डॉग। अब डॉग है और उसका कलर क्या है? ब्लैक है, तो ब्लैक हो गया यहाँ पे विशेषण। ऐसे ही आपने एक वर्ड बोला कॉटन शर्ट, तो कॉटन क्या हो गया दोस्तों? शर्ट की विशेषता बताना।
शर्ट की विशेषता बताना। तो कॉटन हो गया हमारे पास में विशेषण। ऐसे बहुत सारे शब्द हमारे पास आते हैं। चलो जी, यहाँ पे एडजेक्टिव तो है ही नहीं इस वाक्य के अंदर, सिर्फ एक एडजेक्टिव है, ये वाला इट्स। इट्स क्या है? एडजेक्टिव है। इट्स यानी एडजेक्टिव, यानी माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स। ये क्या है? ये संबंध दिखा रहा है, संबंध दिखा रहा है संज्ञा से, तो ये हो गया विशेषण। ठीक है जी, लेकिन हमें तो ढूंढना है क्या? क्विकली। अब हमें ढूंढना अगला क्या, कोई इसमें प्रीपोजिशन है? बिल्कुल प्रीपोजिशन है। इन, ऑन, एट, टू, टूवर्ड्स, ये क्या है? पोजीशन दिखा रहे हैं। पोजीशन दिखा रहे हैं तो टूवर्ड्स हो गया, ओवर हो गया, अबव हो गया। ये क्या है? ये अबव हो गया, ओवर हो गया, ये सब प्रीपोजिशन है। तो कायदे से हमारे पास में ये भी हमारे पास में क्या नहीं है? प्रीपोजिशन नहीं है। अब आखिरी बचता है रैन। अब रैन क्या है? वर्ब है। रैन क्या है? एक्शन। अब कायदे से हमारे पास ऑप्शन तो है ही नहीं, ऑप्शन तो है ही नहीं, हमें ढूंढना है क्विकली। अब इधर जानना है कि अगर ऑप्शन नहीं है तो जान लीजिए कि कायदे से क्विकली क्या है? क्विक एक विशेषण है, क्विक एक विशेषण है, जल्दी करो। और विशेषण के साथ में एल वाई जुड़ जाता है तो वो बन जाता है एडवर्ब, वो बन जाता है एडवर्ब। एडवर्ब कहते हैं क्रिया विशेषण को। वे सभी शब्द जो संज्ञा की विशेषता, वे सभी शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। अब ये बन गया एडवर्ब। अब याद रखना कि 90% जिन शब्दों के साथ में एल वाई जुड़ जाएगा, एल वाई जुड़ते के साथ ही वह शब्द बन जाएगा एडवर्ब। अब जैसे आपने सुना होगा, एक छोटा सा वर्ड सुना होगा, केयरफुल सुना होगा, केयरफुल। केयरफुल अगर आपने सुना है तो एल वाई जोड़ते के साथ ही वो बन जाता है एडवर्ब, केयरफुली। ऐसे ही आपने एक वर्ड सुना होगा ब्यूटीफुल, आपने वर्ड सुना होगा ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल के साथ में एल वाई जोड़ दिया तो वो बन गया ब्यूटीफुली। ऐसे ही आपने एक वर्ड सुना होगा फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंट होता है तुरंत, फ्रीक्वेंट के साथ एल वाई जोड़ दिया तो बन गया एडवर्ब, फ्रीक्वेंटली। ऐसे जब आप किसी विशेषण के साथ एल वाई को जोड़ेंगे तो वो एडवर्ब बन जाएगा। तो इस प्रकार से पहले प्रश्न का उत्तर बनता है कि क्विकली क्या है? क्विकली एक एडवर्ब है, क्विकली एक एडवर्ब है। ठीक है जी। अब एडवर्ब को पहचाने कैसे, ये भी दूसरा सवाल है। अब सवाल है कि कोई भी शब्द जब किसी संज्ञा के बारे में बात करेगा, संज्ञा के बारे में बात करेगा तो उसको हम एडवर्ब कहते हैं, उसको हम एडवर्ब कहते हैं। जैसे बच्चे ने लिखा, द बॉय राइट केयरफुली, शी स्पीक्स ब्यूटिफुली, या शी प्रेजेंट्स द सेमिनार ब्यूटिफुली, शी टेक्स एक्शन फ्रीक्वेंटली। तो ये सब क्या है? ये एडवर्ब है। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 2 कहता है रोहन वर्क्स एवरी डे। एवरी डे क्या है? ये ढूंढना है। अब रोहन वर्क्स हार्ड एवरी डे, तो सबसे पहले अगर भूल जाओ तो एक बात याद रखना, संज्ञा को ढूंढना है तो संज्ञा को ढूंढने के लिए आपके पास में सबसे पहले एक शब्द आता है हु। जब किसी वाक्य से कार्य करने वाले व्यक्ति की जानकारी चाहिए यानी सब्जेक्ट ढूंढना है तो हु पूछो। कार्य कौन कर रहा है? रोहन कर रहा है, यानी रोहन यहाँ पे संज्ञा है और कोई संज्ञा नहीं है। चलो जी, अब बात करते हैं सर्वनाम की। तो आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये क्या है? ये सर्वनाम है। इसके बाद में मी, हर, तो ये सब क्या है? सर्वनाम है। आई हमारे पास सर्वनाम हो गया, आई की जगह मी भी सर्वनाम हो गया। ऐसे ही आपके पास में एवरीडे, एवरीबडी, एवरीवन, समवन, नो वन, ये क्या है? ये भी सर्वनाम है। ऐसे ही सम, फ्यू, ऑल, ये सब क्या है? सर्वनाम है, अगर विशेषण साथ नहीं है तो यहाँ पे भाई सर्वनाम ये नहीं है। अब क्या कोई विशेषता बता रहा है शब्द? विशेषता तो कोई भी नहीं बता रहा, विशेषता तो केवल क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में अगर हम कहते हैं हार्ड वर्क, हार्ड वर्क कहते हैं तो वर्क संज्ञा होती और हार्ड क्या होता? विशेषण होता। लेकिन यहाँ तो वर्क हार्ड है, वर्क हार्ड है यानी कार्य करने का तरीका बताया हुआ है, तो ये एडवर्ब हो जाता है। वर्ब की तारीफ कर रहा है, कैसे काम करता है? कठोर, तो ये हो गया एडवर्ब। एवरी डे ये आपको टाइम बता रहा है, एवरी डे आपको टाइम बता रहा है, या फिर आपको बता रहा है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कार्य कितनी जल्दी जल्दी, कितने कम समय में कितनी बार हो गया। तो जब कोई शब्द
व्हेन का जवाब देगा, जब कोई शब्द वेयर का जवाब देगा, या जिस शब्द से वाई का जवाब मिलता है या हाउ का जवाब मिलता है, तो वे सभी शब्द केवल और केवल बनते हैं एडवर्ब के। जैसे मैंने कहा कहाँ जा रहे हो, व्यक्ति ने कहा बाजार जा रहा हूँ, तो बाजार जा रहा हूँ, कहाँ जा रहे हो, बाजार, तो वो प्लेस की जानकारी दे रहा है, तो वो एडवर्ब है। कब जा रहे हो, अभी जा रहा हूँ, तो टाइम की जानकारी हो गई, ये भी एडवर्ब है। क्यों जा रहे हो, तो जवाब आएगा, तो क्यों का जवाब देने वाले शब्द भी क्या बन गए, एडवर्ब बन गए। कैसे जा रहे हो, मैनर बताना है, तो भी आप एडवर्ब का यूज़ करते हैं। तो इस सवाल का उत्तर हो गया कि ये क्या है, एक एडवर्ब है। बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। अगला सवाल तीसरा क्या कहता है, तीसरा सवाल कहता है वह व्यक्ति बोलता है, वह बोला लाउडली। अभी हमने कहा एल वाई वाले शब्द क्या हो गए, एडवर्ब हो गए, तो यानी कि इस ऑप्शन में स्पोक लाउडली नहीं, या स्पोक एडवर्ब नहीं है। ड्यूरिंग क्या है, प्रीपोजिशन है। ड्यूरिंग द मीटिंग, मीटिंग के दौरान वो बहुत तेज दौड़ा। कायदे से प्लेस पोजीशन दिखा रहा है, यानी कि प्लेस दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे असलियत में बात प्लेस की नहीं हो रही, स्पोक की हो रही है। ये क्या है, सर्वनाम है। तो चलो जी, सर्वनाम आई वी यू दे ही शी इट, तो ये शी क्या है, सर्वनाम है। अगर इसी की जगह कहीं पे दिस दैट दीज दोज होता तो ये भी सर्वनाम होता। सेम ऐसे ही अगर ईच एवरी ईदर नीदर में ईच ईदर नीदर अगर आ जाएगा तो ये भी सर्वनाम है। ऐसे ही अगर आपके पास में हिमसेल्फ हरसेल्फ इटसेल्फ जैसे शब्द आ जाएंगे जिसमें भी सेल्फ का अंत होगा, तो वे सभी शब्द सर्वनाम है। कायदे से ये भी उत्तर नहीं है। विशेषण इस पूरे वाक्य में कोई भी नहीं है, कोई विशेषता नहीं बता रहा है। तो अब आ गया, ये बचा वर्ब स्पोक। स्पोक होता है बोलना। हिंदी में जिस शब्द के पीछे अंत में ना लग जाता है तो वे बन जाते हैं एडवर्ब, वे बन जाते हैं वर्ब। वर्ब का मतलब हम सभी जानते हैं, स्पोक मतलब स्पीक, स्पोक, स्पोकन, ठीक है, स्पीकिंग, ये सभी शब्द क्या है, ये सभी वर्ब है, ये सभी वर्ब है। कायदे से ये एक इर्रेगुलर वर्ब है। इर्रेगुलर वर्ब क्या होती है, बाद में ध्यान देना, बस इतना ध्यान रखना है कि जिस शब्द के पीछे ईडी लग जाता है या आईएनजी लग जाता है वे हमारी वर्ब कहलाती है। कब, जब इनसे पहले एक सब्जेक्ट को दिया जाता है, ठीक है जी। तो हमारे पास बन गया ये वर्ब का पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 4, आई रीड एन इंटरेस्टिंग बुक लास्ट नाइट। चलो जी, मैंने पढ़ी एक इंटरेस्टिंग किताब कल रात। तो आई हमारे पास में हो गया, किसने पढ़ी, आई ने पढ़ी। तो आई क्या हो गया, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, सर्वनाम। तो उत्तर में हमें जवाब देना है, उत्तर देना है इंटरेस्टिंग का, ना कि आई का। तो आई वी यू दे हो गया सर्वनाम। रीड क्या हो गई, वर्ब। रीड 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 रेड रेड पढ़ते हैं हमारा की, तो ये वर्ब है। वर्ब के बाद में ये देखिए, ये शब्दों का समूह है, ये शब्दों का समूह है, शब्दों का समूह है। तो बुक हो गया संज्ञा, बुक की विशेषता हो गई, उद्देश्य हो गया, तो ये बन गया विशेषण। और ये बुक के लिए आया आर्टिकल, यानी ए एन द। अब आर्टिकल आ गया, ये विशेषण हो गया, ये संज्ञा हो गया। तो इंटरेस्टिंग यहाँ पर कायदे से बनता है विशेषण। अब मैं एक दो वर्ड और देता हूँ, जैसे मैंने कहा वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा या वॉशिंग मशीन। अब वॉशिंग सोडा जैसे ही मैंने बोला तो सोडा हो गया संज्ञा, और संज्ञा के बाद में वॉशिंग क्या हो गई, वॉशिंग जो है सोडा का उद्देश्य बता रही है, पर्पस बता रही है। तो पर्पस बताने वाले सभी शब्द विशेषण की कैटेगरी में आते हैं। जैसे आपने सुना होगा बर्निंग ट्रेन, ऐसे ही सुना होगा आपने, ऐसे ही सुना होगा आपने, कोई भी आईएनजी से वर्ड आ जाएगा तो उसको हम कहेंगे, ठीक है जी। इसी के साथ साथ जो भी आईएनजी वर्ड आता है, ठीक है, अगर वो संज्ञा के साथ में है तो विशेषण कहलाएगा, ठीक है जी। ऐसे ही बेकिंग सोडा भी होता है, ऐसे ही फ्लोटिंग, ऐसे ही एक वर्ड आता है फ्लोटिंग, FLOTING, फ्लोटिंग रेट्स। फ्लोटिंग रेट्स क्या होता है, आए दिन रेट्स में बदलाव होना, रेट आज कुछ है कल कुछ है तो उसे फ्लोटिंग रेट कहते हैं, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, यानी कि ये हो गया हमारा एडजेक्टिव, यानी संज्ञा से पहले जो शब्द आएगा वो विशेषण होगा। आंखें बंद करके टिक कर दीजिएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी। अगला सवाल देखते हैं भाई। अगला सवाल हमारे पास एक और सवाल अब कहता है, दिस
देयर हाउस इज़ नॉट सो गुड एज आवर्स। अब यहाँ पे इसके बारे में बताना है कि ये क्या है। देयर हाउस इज़ नॉट सो गुड एज आवर्स। अब सेंटेंस को पढ़ने से पता चला तुलना हो रही है और इनडायरेक्टली पूछना चाहता है आवर हाउस से, आवर हाउस की बात कर रहे हैं, यानी कि उनका मकान इतना अच्छा नहीं है जितना हमारा। तो आवर हाउस में ये आवर्स जो है ये क्या है, चलो जी देखते हैं। सबसे पहला वर्ड आता है पोजेसिव केस। पोजेसिव केस कायदे से संज्ञा में पढ़ाया जाता है। ऑब्जेक्टिव केस, ऐसे ही नॉमिनेटिव केस एक पढ़ाया जाता है, वोकेटिव केस, तो चौथा है पोजेसिव केस। पोजेसिव केस कायदे से अपोस्ट्रोफे एस को बोलते हैं, अपोस्ट्रोफे एस को बोलते हैं। जैसे आपने सुना होगा राम्स बुक, अब अपोस्ट्रोफे लगाया तो एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा से संबंध दिखाते हैं, तो ये जो हिस्सा है अपोस्ट्रोफे एस का इसे कहते हैं पोजेसिव केस। तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफे का प्रयोग तो नहीं है, तो भाई ये उत्तर नहीं हो सकता। अब आ जाता है पोजेसिव एडजेक्टिव। संबंध अधिकारवाचक विशेषण कहते हैं इसको, कहते हैं अधिकारवाचक विशेषण। जैसे माई, जैसे आवर, जैसे योर, हिज, हर, देयर, हिज, हर, देयर, या फिर इट्स। ये इट्स बिना अपोस्ट्रोफे वाला होगा तो बन जाएगा विशेषण, लेकिन इनके तुरंत बाद में संज्ञा का होना अनिवार्य है, संज्ञा का होना अनिवार्य है। अब बचता है सर्वनाम। जैसे माइन, माई से बना माइन, ये सर्वनाम है। आवर से बन गया आर्स, तो ये सर्वनाम है। देयर से देयर्स सर्वनाम है। हर्स सर्वनाम है। योर्स भी सर्वनाम है। याद रखना सर्वनाम के बाद में कभी भी क्या नहीं आता है, संज्ञा नहीं आता है, और आवर्स के बाद में यहाँ पे आगे कोई संज्ञा नहीं है, तो ये बनता है विशेषण नहीं बनेगा, ये बनेगा आपके पास में क्या बनेगा बच्चा जी, ये बनता है आपका सर्वनाम। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक एक चीज़ बहुत प्यार से सीखते चलिए ताकि आपको आसानी से समझ में। अब ये बचता है इंटेंसिव प्रोनाउन। बच्चा जी जिस भी शब्द के पीछे सेल्फ लिखा आ जाएगा, माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, या फिर आ जाएगा सेल्व्स, SELVES, सेल्व्स लिखा आ जाएगा तो भी ये बन जाएगा सर्वनाम। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो इंटेंसिव प्रोनाउन कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। चलो जी अब बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है भाई। अब सोनिया वॉन्ट्स टू टेल हिम समथिंग बिफोर लीविंग। सोनिया उससे कुछ कहना चाहती है जाने से पहले, सोनिया उससे कहना चाहती है, कुछ कहना चाहती है जाने से पहले। तो अब इसमें टू टेल क्या है, टू टेल क्या है। कायदे से सबसे पहले ध्यान देना, वर्ब का एक हिस्सा जो मेन वर्ब के स्थान पे प्रयोग नहीं होता है, वर्ब का एक हिस्सा जो मेन वर्ब के स्थान पे प्रयोग नहीं होता है, उसके बहुत सारे स्थान हो सकते हैं। यानी वो 2+V1 या तो सब्जेक्ट बन सकता है किसी वाक्य में, या फिर ऑब्जेक्ट बन सकता है, ठीक है। तो उसे कहते हैं नॉन फाइनाइट। ऐसे ही कोई अधूरी वर्ब है, कोई वर्ब ऐसी है जिसका अर्थ पूरा नहीं बन रहा है, तो फिर हम लिखते हैं 2+V1। उसका अर्थ पूरा करने के लिए वर्ब को कॉम्प्लीमेंट दे देते हैं। जैसे मैंने कहा कि कोई भी सेंटेंस है, ठीक है, कोई भी सेंटेंस आप बोलते हैं तो 2+V1 लगा देते हैं। 99% वर्ब जो होती है अधूरी होती है, ठीक है। तो 2+V1 हो गया हमारा नॉन फाइनाइट इन्फिनेटिव वर्ब। आगे बढ़ते हैं, बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं विदाउट टू। विदाउट टू यानी ऐसी वर्ब जिसका प्रयोग तो करते हैं लेकिन उसके साथ में टू का प्रयोग नहीं करते, लेकिन टू है यहाँ पे। जेरेंड कहते हैं बच्चा जी ING वाली वर्ब को, जेरेंड कहते हैं ING वाली वर्ब को। जैसे हमने एक वाक्य बोला, हमने ये वाक्य बोला क्या, स्विमिंग इज़ माई हॉबी, स्विमिंग इज़ माई हॉबी, स्विमिंग इज़ माई हॉबी। तो अब यहाँ पर वाक्य में देखो हेल्पिंग वर्ब से पहले आ गया, तो ये क्या है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट है तो ये ING फॉर्म है, ING फॉर्म है तो इसे हम कहेंगे जेरेंड, इसे हम कहेंगे जेरेंड,
ठीक है, जब संज्ञा के स्थान पर या सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर आईएनजी आ जाएगा तो जेरेंड बन जाएगा। लेकिन यहाँ तो 2+V1 है। खैर अभी बताते हैं। पार्टिसिपल के 2 रूप होते हैं, 3 रूप होते हैं पार्टिसिपल के, तीनों रूप बताते हैं। जब वाक्य के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी की तरह प्रयोग हो परंतु कार्य वो विशेषण का करती है तो ये बनता है आपका पार्टिसिपल। वर्ब की थर्ड फॉर्म जब कार्य विशेषण का करेगी तो भी बनेगा पार्टिसिपल। एक बनता है, आपने कई वाक्य देखे होंगे कि वाक्य की शुरुआत हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से हो जाती है तो भी वो बनते हैं पार्टिसिपल। तो कायदे से अधूरी वर्ब को पूरा करने के लिए जो कॉम्प्लीमेंट है उसे कहेंगे इन्फिनेटिव, और इन्फिनेटिव कहते हैं 2+V1 को। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है भाई? अब सवाल कहता है कि दिए गए वाक्य में एडवर्ब ऑफ मैनर कौन सा है। दिए गए वाक्य में एडवर्ब ऑफ मैनर कौन सा? एडवर्ब ऑफ मैनर समझना हो तो समझ लीजिए भाई, एडजेक्टिव के साथ में ly जहाँ पर लग जाएगा 99% केसेस में वो बन जाता है एडवर्ब, और जो वाक्य वर्ब को दिखाएगा उसे हम एडवर्ब ऑफ मैनर कह देंगे। तो अगर एडवर्ब ऑफ मैनर ढूंढना है तो पहले ly वाले शब्द ढूंढ लो। अब जैसे ही डिड हिज वर्क, पहला ly वाला शब्द आ गया रेगुलरली। अब रेगुलरली क्या है? ये टाइम बता रहा है, टाइम बता रहा है या फिर बता रहा है फ्रीक्वेंसी। जब कोई शब्द टाइम और फ्रीक्वेंसी बताएगा तो वो भी एडवर्ब है। ठीक है जी, यहाँ पर कहते हैं ही हैज़ जस्ट डन हिज वर्क, इसमें एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं है, ly नहीं है, छोड़ देते हैं। कायदे से वैसे जस्ट भी एक एडवर्ब है कि अभी अभी ख़त्म किया है काम उसने, परंतु ये एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं है। ही डज हिज वर्क, देखो आ गया केयरफुली, काम करता है, कैसे काम करता है? केयरफुली काम करता है, ly वाला शब्द है तो ये बन गया एडवर्ब ऑफ मैनर। जिस वाक्य में वर्ब के बारे में व्याख्या दी जाएगी और ये कहा जाएगा कैसे काम करता है तो उस वाक्य को कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। वर्ब के साथ ly का होना अनिवार्य है तो एडवर्ब ऑफ मैनर बनता है। तो ऑप्शन हो गया सी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8वां सवाल क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 क्या है भाई? देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है पार्ट ऑफ स्पीच को पहचानो। चलो जी, कहता है इस टू को पहचानिए, TOO को पहचानिए। कायदे से अगर यहाँ पर 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती तो बन जाता इन्फिनेटिव, तो ये तो नहीं है आंसर भाई, TOO है। अगर यहाँ पे ING को फोकस कर देते सब्जेक्ट के स्थान पर तो बन जाता जेरेंड, यानी नहीं है। अब बचता है इन, ऑन, एट, इनटू, टू आ जाए या टूवर्ड्स आ जाए तो वो बन जाएगा प्रीपोजिशन, यानी ये प्रीपोजिशन भी नहीं है। तो कायदे से ये क्या है? एडवर्ब है। जिस भी वाक्य में मच का प्रयोग किया जाए विशेषण के साथ में, TOO का प्रयोग किया जाए, वेरी आ जाए, फेयरली कहीं आ जाए, फेयरली FAIRLY, या फिर रादर आ जाए RATHER रादर, ये सभी शब्द क्या हैं? ये सभी शब्द एडवर्ब हैं, ये बात ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल हमारे पास में एक और आ गया। सवाल क्या है? सवाल कहता है यहाँ पे इफ़ क्या है? कहता है, पहले हिंदी पढ़ते हैं। इफ़ वी फिनिश आवर वर्क क्विकली वी कैन गो फॉर मूवी। कहता है कि अगर हम अपना काम जल्दी से समाप्त कर लें तो हम फिल्म के लिए जा सकते हैं। तो भाई सबसे पहली बात, इफ़ यहाँ पे कोई प्रीपोजिशन नहीं है। प्रीपोजिशन अभी हमने बताया। एडवर्ब अभी के लिए इतना याद रखो कि जिन शब्दों के पीछे ly लिखा आ जाए विशेषण में वो बन जाते हैं एडवर्ब, या फिर मैनर बताने वाला शब्द, कार्य करने का तरीका, प्लेस बताने वाला शब्द, टाइम बताने वाला शब्द, ये बन जाते हैं एडवर्ब। रिजल्ट किसी चीज़ से पता चल रहा हो तो वो भी एडवर्ब हो जाता है, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब बचता है कंजंक्शन ऑफ कंडीशन। जिस भी वाक्य के अंदर शर्त सूचक वाक्य हो, जैसे इफ, जैसे अनलेस, जैसे अनटिल, ऐसे ही एक दो शब्द और बता देते हैं, जैसे एज इफ, जैसा कि, ऐसे ही एक और शब्द आता है एज दो,
इसका भी अर्थ होता है जैसा कि। तो अगर किसी वाक्य में ऐसे शब्दों का प्रयोग होगा तो वो बनेंगे कंजंक्शन ऑफ कंडीशन। इसे हिंदी में कहते हैं शर्त सूचक वाक्य। अगला वर्ड आता है रीज़न बताने वाले शब्द, कारण, क्योंकि, तो वो बन जाएगा हमारे पास कंजंक्शन ऑफ रीज़न। तो आंसर बन गया हमारे पास ए ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है आई वॉन्ट टू ज्वाइन अ यूनिवर्सिटी इन द USA। मुझे एक यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी है USA के अंदर। अब ध्यान रखना सबसे पहला पॉइंट अगर कहीं पर ए एन दा का प्रयोग है, ए एन दा, तो ए एन और दा के तुरंत बाद में हमेशा संज्ञा आती है, हमेशा संज्ञा आती है। तो यूनिवर्सिटी एक संज्ञा है। कहीं भी ए एन दा लिखा हो तो समझ लो आगे संज्ञा है। कहीं भी प्रीपोजिशन हो, इन, ऑन, एट, इनटू, उसके आगे आने वाला कोई भी नाम जो होगा वो संज्ञा होगा। ये भी याद रखना भाई, ये भी दूसरी चीज़ है, प्रीपोजिशन के बाद संज्ञा बनती है। तीसरा, कहीं भी कोई विशेषण आ जाता है, माय, आवर, योर, हिज, हर, इनके भी तुरंत बाद में संज्ञा आता है, तो ये संज्ञा की पहचान हो जाती है। तो यूनिवर्सिटी क्या हो गया? संज्ञा हो गया। बढ़ते हैं आगे की तरफ। याद है ना संज्ञा क्या कहते हैं? जो भी चीज़ दिखाई दे, जो भी चीज़ दिखाई दे, अगर दिखाई दे रही है तो उसके नाम को संज्ञा कहेंगे। जो चीज़ नहीं दिखाई दे रही है परंतु महसूस की जा रही है तो इनटेंजिबल, यानी जो चीज़ महसूस होगी उसे भी संज्ञा कहेंगे। और अगर कोई भी चीज़ की यूनिट है तो वो भी संज्ञा है, याद रखते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर क्या है भाई? वेल क्या है? वेल। अब वेल ये एक विस्मयादि बोधक है, एक इंटरजेक्शन है। एक क्या है? इंटरजेक्शन है। अब जैसे कोई शब्द आते हैं, जैसे हुर्रे, ऐसे ही एक शब्द आता है वाव, ऐसे ही एक शब्द आता है ब्रेवो, ऐसे ही एक शब्द आता है वेल डन, ऐसे ही एक शब्द आता है ये, ऐसे ही एक शब्द आता है ऐसे ही एक शब्द आता है ऐसे ही एक शब्द आता है ओ। ये सभी शब्द क्या हैं? ये सभी शब्द इंटरजेक्शन हैं। जब आप किसी भी वाक्य के अंदर अपनी फीलिंग्स को जाहिर करते हैं वो बन जाता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन किसी भी वाक्य के अंदर सिर्फ फीलिंग के भाव को दर्शाने के लिए प्रयोग होता है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला सवाल क्या है भाई? अगला सवाल हमारे पास में है भाई, ऐसा कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है जो क्रिया, विशेषण और खुद एडवर्ब को समझाता है? यानी कि क्रिया की तारीफ करनी है तो एडवर्ब चाहिए, विशेषण की तारीफ करनी है तो एडवर्ब चाहिए, खुद एडवर्ब की तारीफ करनी तो भी एडवर्ब चाहिए। तो ऐसा केवल एक ही शब्द है एडवर्ब। याद रखना, एडवर्ब विशेषण को भी मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई यानी उसकी बारे में बातें कर सकता है। एडवर्ब खुद के बारे में भी मॉडिफिकेशन कर सकता है। एडवर्ब वर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है। कुछ कुछ स्थानों पे एडवर्ब जो होता है ये प्रीपोजिशन को भी दर्शा देता है, कुछ कुछ स्थानों पे कंजंक्शन को भी दर्शाता है। तो एडवर्ब अकेला एक ऐसा शब्द है जो पूरी अंग्रेजी के अंदर मॉडिफायर के नाम से जाना जाता है, मॉडिफायर के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है? प्रश्न नंबर है हमारे पास में 13। प्रश्न नंबर है 13 नंबर सवाल क्या है भाई? अब इन शब्दों को क्या कहेंगे? जैसे फोर हो गया, एंड हो गया, नॉर हो गया, और हो गया, येट हो गया, बट हो गया। तो ऐसे शब्दों को बच्चा बोलते हैं फैन बॉयज़। फैन बॉयज़। जब हमारे पास में जब दो वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाना होता है तो हमारे को कंपाउंड सेंटेंस बनता है। हमारे पास क्या बनता है? कंपाउंड सेंटेंस। जिस वाक्य में मुझे कंपाउंड सेंटेंस बनाना है उसके लिए इन कंजंक्शंस का इस्तेमाल होता है, इन कंजंक्शंस का इस्तेमाल होता है। तो ये सारी कंजंक्शन है, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन की आवश्यकता पड़ती है और ये सब क्या है? कंजंक्शन। ये बात याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 14 कहता है वी, यू, दे, आई, मी, ये क्या है? अरे ये तो भाई हमने बताया था अभी,
ये सब क्या है, सर्वनाम है। ये देखो आसान हो जाएंगे जब प्रश्नों को दिमाग में रख के पढ़ेंगे तो। अगला सवाल फिर से आता है, जब आप किसी वाक्य में आप उसकी मात्रा जानना चाहते हैं कितना, या उसका प्रकार जानना चाहते हैं कौन सा, या चुनना चाहते हैं कौन सा, तो ऐसे शब्दों को विशेषण कहते हैं। याद रखना, जब हमारे पास कोई भी शब्द से किसी चीज़ की क्वांटिटी की बात आ जाए, अपनी ओपिनियन की बात आ जाए, साइज़ की बात आ जाए, एज की बात आ जाए, शेप की बात आ जाए, या फिर उसका कलर बताना हो, ओरिजिन यानी कहाँ से उत्पत्ति हुई है, उसका पदार्थ बताना हो, या उसका उद्देश्य बताना हो, तो वे सभी शब्द विशेषण बनते हैं। वे सभी शब्द विशेषण बनते हैं। अब यही तो पूछ रहा है कितना, तो मच और मैनी क्या जानना चाहता है, क्वांटिटी जानना चाहता है। काइंड यानी प्रकार, तो ओपिनियन जानना चाहता है। चुनना चाहता है तो विशेषण कहलाएगा। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है। दोस्तों इस प्रकार से सवाल पढ़ोगे ना तो ग्रामर तुम्हारे पास में आसानी से समझ में आनी शुरू हो जाएगी। अगला सवाल है हमारे पास में, एकदम से इमोशंस बर्स्ट हो जाए, एक माइल्ड पार्ट ऑफ अ स्पीच जिसमें एकदम से इमोशन जाहिर हो जाए। इमोशन हम सभी जानते हैं इमोशन क्या होता है। वैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बात भी करी थी फीलिंग्स की। अभी हमने बात करी थी किसकी बात करी थी, फीलिंग्स की बात करी थी। फीलिंग्स का मतलब क्या होता है, फीलिंग्स का मतलब होता है उद्देश्य। अब जैसे इधर क्या है, वाव, ओह, नो, ये सब क्या है, ये सब इंटरजेक्शन है, ये सब इंटरजेक्शन। अभी हमने पीछे पढ़ा, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। तो आज की क्लास का अंतिम प्रश्न कौन सा है, अंतिम प्रश्न हमारे पास में आता है, अंतिम प्रश्न है हमारे पास में कि भाई इन, ऑन, एट। अब जैसे हमारे पास ये शब्द ऑन, जैसे ऑन है, टू है, एंड है, बिहाइंड है, विद है, एंड तो इन शब्दों को जोड़ रखा है। तो यहाँ पे ये शब्द क्या है, इसे एंड को हटा देना, एंड यहाँ पे नहीं है लिस्ट के अंदर। ऑन, इन, टू, टुवर्ड्स, बिहाइंड, विद, ये क्या हैं, ये पोजीशन दिखाने वाले शब्द हैं। तो ये तो बहुत आसान शब्द था। तो आज की क्लास में उम्मीद है बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो के लिए लाइक बनता है तो उसे कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपके पास में समय दर समय मिलती रहें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।